नमस्कार साथियों। आज का यह वीडियो दर्शन शास्त्र विषय को लेकर है। वैकल्पिक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र चुनने के क्या लाभ हैं? राज्य और संघ लोक सेवा आयोगों की सिविल सेवाओं में अगर आप दर्शन शास्त्र चुनना चाहते हैं तो उसके समर्थन के तर्क क्या है, इस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ऐसा वीडियो बनाने का एक जो तात्कालिक कारण है वो यह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने, जिनमें पीसीएस देने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, डिफेंस और सोशल वर्क के समाप्त होने के बाद मुझे सवाल पूछा कि सर, जब डिफेंस और सोशल वर्क समाप्त हो गया तो हमारे सामने जो विकल्प हैं उन विकल्पों में दर्शन शास्त्र को कैसे आंकना चाहिए, ये कितना फायदेमंद विषय होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिलॉसफी को लेके एक पूरा वीडियो ही बना दिया जाए, जिसमें फिलॉसफी विषय चुनने के लाभ हानियों से आपको कुछ परिचित करवाया जाए। ये बात मैं मानता हूं कि मैं दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूं, इसलिए मेरा थोड़ा बायस, पक्षपात दर्शन शास्त्र विषय के प्रति रहेगा। कोई भी वैकल्पिक विषय पढ़ाने वाला शिक्षक उसी विषय के बारे में जब राय देगा जो पढ़ाता है, तो उसके पूरी तरह निष्पक्ष होने की उम्मीद तो नहीं होती। फिर भी मैं जो तर्क दूंगा दर्शन शास्त्र के समर्थन में, आप खुद से अपने तार्किक क्षमता का प्रयोग करके देखिएगा कि क्या वे तर्क निष्पक्षता के ज्यादा करीब हैं या वे आपको पक्षपातपूर्ण लगते हैं। मैं मानता हूं कि सामान्य तार्किक समझ रखने वाला विद्यार्थी भी अगर इस तर्कणा का प्रयोग करेगा तो मेरे पक्षपातपूर्ण तर्क जो होंगे उनको पहचान लेगा, उनको हटा दीजिएगा। उसके अलावा जो तर्क आपको ठीक लगेंगे उनका चयन कर लीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं कि दर्शन शास्त्र विषय के रूप में लेने के लाभ क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात पीसीएस से शुरू करूं, क्योंकि ज़्यादा सवाल पूछने वाले लोगों ने फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र को पीसीएस में चुनने के पीछे के आर्ग्यूमेंट्स जानने चाहिए। तो पीसीएस देगा कौन, पहले इसको समझिए। पीसीएस देने वाला ज़्यादा बड़ा वर्ग वो है जिसकी आयु प्रायः जनरल कैटेगरी में 30-32 साल से ऊपर की है, या जो आईएएस की परीक्षा देता ही नहीं, सिर्फ पीसीएस को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। यही दो वर्ग होगा। एक जिसकी आयु समाप्त हो गई आईएएस की, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा में आयु समाप्त हो गई, अटेम्प्ट खत्म हो गए, या दूसरा वो वर्ग जो पीसीएस ही देता है, आईएएस देगा ही नहीं। यही लोग जानना चाहेंगे कि दर्शन शास्त्र क्यों चुनना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप इन दोनों वर्गों से संबंधित लोगों में हैं और आप जानना चाहते हैं कि दर्शन शास्त्र क्यों चुने, तो मैं कहूंगा कि आपको दर्शन शास्त्र इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि बदले हुए परिवेश में, जिसमें अब पीसीएस देने के लिए केवल यूपी के विद्यार्थी नहीं आएंगे या मध्य प्रदेश, राजस्थान के हिंदी हार्टलैंड के कुछ विद्यार्थी नहीं आएंगे, बल्कि अब पीसीएस की परीक्षा देने के लिए वो लोग भी आएंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात मैं कर रहा हूं, वो लोग भी आएंगे जो पहले सिर्फ आईएएस दिया करते थे। कारण बड़ा सामान्य सा है, साधारण सा है। जब आईएएस और पीसीएस का सिलेबस एक हो गया तो जो विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम का है, इंजीनियर है और आज तक केवल आईएएस की तैयारी करता था, जब उसी तैयारी से पीसीएस भी दे सकता है तो पीसीएस क्यों नहीं देना चाहेगा। इसका तो अब ये एग्जाम जो पीसीएस का है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का, ये ओपन हो गया। पहले ये क्लोज था। तो आप आगे आने वाले एग्जाम से पाएंगे कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। सफल होने वाले लोगों में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। अच्छा, कोरोना आने के बाद दुनिया भर के मार्केट में रिसेशन आएगा, मंदी आएगी, तो अमेरिका में रोजगार की संख्या घटेगी, यूके में रोजगार पाने वालों की नंबर घटेगी,
गल्फ कंट्रीज की इकॉनमी अगर कमजोर होगी, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम नीचे जाएगा, तो जो गल्फ कंट्रीज में लोग रोजगार करने के लिए जाते थे, कुछ इंजीनियर्स वगैरह, उनकी मांग भी घटेगी। तो ये जो सारे इंजीनियर्स अमेरिका चले जाते थे, यूके चले जाते थे, गल्फ चले जाते थे, कुछ फ्रांस जाते थे, अब ये वहां नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इन राज्यों में आर्थिक गतिविधियों के कमजोर पड़ने पर भारत के लोगों के लिए या दूसरे देशों के लोगों के लिए उतनी नौकरियां जनरेट नहीं होंगी जितनी आज तक होती थी। परिणाम क्या होगा? सरकारी सेवाओं की तरफ इंजीनियर्स का जो प्रवाह है और बढ़ जाएगा। पहले ही इंजीनियर्स और डॉक्टर आईएएस बनने की तरफ आ रहे थे, अब जब दुनिया भर में इंजीनियर्स की मांग घटेगी, डॉक्टर्स की मांग घटेगी, डॉक्टर्स की मांग हो सकता है बढ़े प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन इंजीनियर्स की तो घटेगी। जब इनकी मांग घटेगी, एमबीए प्रोफेशनल्स की मांग घटेगी, तो एमबीए डिग्री जिन लोगों ने ले रखी है, इंजीनियरिंग की डिग्री जिन लोगों ने ले रखी है, कहाँ आएंगे? ये सब सरकारी नौकरी की तरफ आएंगे। अच्छा, इनमें इंजीनियर और एमबीए प्रोफेशनल्स जो है वो कौन से लोग हैं? इंग्लिश मीडियम के लोग हैं। अब जब ये सब नौकरी की तलाश में आएंगे तो सब आईएएस तो बन नहीं पाएंगे। आईएएस नहीं बनेंगे तो क्या चाहेंगे? ये चाहेंगे डिप्टी एसपी बन जाए, एसडीएम बन जाए, बीएसए बन जाए। तो आने वाले 2 वर्षों में पोस्ट कोरोना एज में पीसीएस में इंग्लिश मीडियम के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एमबीए, इस तरह के प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ने वाली है। जब इस तरह की प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ेगी, और मैंने एक आध बार पहले वीडियो में कहा है कि एमबीए में आईआईएम कौन जाता है, आईआईटी से इंजीनियरिंग करने कौन जाता है? जिसका आईक्यू सामान्य तौर पर बीए कर रहे विद्यार्थी से बेहतर होता है। भारत में बीए बहुत कम लोग चॉइस से करते हैं, ज्यादातर लोग मजबूरी में करते हैं। लगभग सारे विद्यार्थी 12th पास करने के बाद पहले इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए ट्राई करते हैं, नहीं होता तब बीएससी के लिए ट्राई करते हैं, बीएससी में नहीं होता तब बीए के लिए ट्राई करते हैं, और यही बीए वाले लोग आगे चलकर पीसीएस देते हैं। तो इसका मतलब जो सबसे क्रीम था 12वीं के बाद, वो कहां चला गया? इंजीनियरिंग मेडिकल में चला गया। अब वो इंजीनियरिंग मेडिकल वाला लड़का पढ़ाई तो उसने इंजीनियरिंग मेडिकल की, आईआईएम की, मैनेजमेंट की, लेकिन मैनेजमेंट की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता, क्योंकि वहां रोजगार नहीं है। वो कहां आना चाहता है? वो आईएएस देने आना चाहता है। अब उसका कंपटीशन किससे होगा? उस बीए वाले बच्चे से होगा जो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाया था। तो जब इस ज्यादा आईक्यू वाले इंजीनियर, ज्यादा आईक्यू वाले आईएएम या मैनेजमेंट वाले बच्चे से बीए के बच्चे का मुकाबला होगा, तो आप पाएंगे ऐसे मामलों में जहां तकनीकी क्षमता का सवाल होगा, वहां बीए का बच्चा इंजीनियरिंग वाले बच्चे से या मैनेजमेंट वाले बच्चे से कमजोर पड़ेगा। तो कहां तकनीकी विशेषज्ञता का मामला ज्यादा है? जैसे इकोनॉमी, जैसे साइंस टेक, जैसे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी एक तरह का साइंस ही है। इनमें बीए करने वाला विद्यार्थी एक इंजीनियर से कॉम्पीट कर पाए, एक मैनेजमेंट वाले विद्यार्थी से कॉम्पीट कर पाए, इसकी संभावना थोड़ी कम होगी। और फिर ये इंजीनियर मैनेजमेंट वाला आदमी क्या कर रहा होगा? 2 साल आईएएस की तैयारी कर रहा होगा और उसी तैयारी से पीसीएस भी दे रहा होगा। और इधर मैंने क्या कहा था कि पीसीएस देने वाले लोगों का कौन सा लॉट है? वो या तो जो आईएएस कभी देते ही नहीं, या फिर जिनकी उम्र 32 साल से ज्यादा हो गई, आईएएस के अटेम्प्ट खत्म हो गए। अब ऐसे 2 लॉट का जब मुकाबला होगा आपस में, तो आईएएस देने वाले विद्यार्थी, जिसको आईएएस देने का अनुभव है, अंग्रेजी माध्यम की ज्यादा बेहतर कोचिंग से जीएस पढ़ने का अनुभव है, जो अखबार में हिंदू पढ़ता है, जो ईपीडब्ल्यू पढ़ता है, वो जीएस में भारी पड़ेगा। तो क्या इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को जीएस के लिए पढ़ने का समय और बढ़ाना पड़ेगा। तब वो जीएस में अंग्रेजी माध्यम वाले, दिल्ली से आने वाले इंजीनियर्स और मैनेजमेंट के प्रोफेशनल से मुकाबला कर सकेंगे। तो अगर आपको जीएस पढ़ने के लिए ज्यादा समय बढ़ाना पड़ेगा तो ज्यादा समय कम निकलेगा। अगर आपने वैकल्पिक विषय में चुन लिया इतिहास, भूगोल, हिंदी साहित्य, तो इन विषयों की तैयारी में, एक बार तैयारी करने में 10 महीने का समय लगता है। आप इलाहाबाद में चलने वाली किसी ज्योग्राफी की कोचिंग, इतिहास की कोचिंग में पूछ लीजिए, 12 महीने 10 महीने में इतिहास भूगोल खत्म होता है।
हिंदी साहित्य 6 महीने चलता है। 6 महीने में एक बार हिंदी साहित्य पूरा होगा, 12 महीने में भूगोल पूरा होगा, 10 महीने में इतिहास पूरा होगा, और एक बार पूरा करने के बाद इन विषयों के रिवीजन में फिर 3 महीने का समय चाहिए, 2.5 से 3 महीने का समय चाहिए। हिंदी साहित्य में इतनी व्याख्याएं हैं, इतने उपन्यास हैं, इतनी कविताएं हैं। तो जब आप इतना समय इतिहास, भूगोल और वैकल्पिक विषय पर अपने वैकल्पिक विषय पर लगा देंगे 10-12 महीना, फिर रिवीजन में उसके 4 महीना लगाएंगे, तो आपके पास जीएस पढ़ने का समय ज्यादा बचेगा या कम? कम। एक तो जीएस में आपकी तकनीकी विशेषज्ञता कम है, आप हिंदू पढ़ नहीं रहे, आप दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर पढ़ रहे हैं, और फिर हिंदू पढ़ने वाला जो बच्चा आ रहा है उसकी तुलना में आप जीएस पर समय भी कम दे रहे हैं, तो आपके पीसीएस बनने की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसलिए हिंदी माध्यम से अगर आप पीसीएस बनना चाहते हैं तो आपको जीएस पर ज्यादा समय देना है। जीएस पर आप ज्यादा समय कब दे पाएंगे? जीएस पर आप ज्यादा समय तभी दे पाएंगे जब आपका ऑप्शनल पेपर ऐसा हो जो पहले 3 से 3.5 महीने में तैयार हो जाए, और एक बार 3-3.5 महीने में तैयार होने के बाद दोबारा 10 दिन में रिवाइज हो जाए। जब 3.5 महीने में पढ़ना और रिवीजन करना दोनों संभव होगा, तब जो 7 महीने का समय आप ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे होते उससे बचाएंगे, इतिहास अगर आपने चुन लिया होता तो 6 महीने का जो अतिरिक्त समय आपको मिला, वही अतिरिक्त समय आप जीएस पर डाल पाएंगे। तब आप अंग्रेजी माध्यम के उस इंजीनियर या मैनेजमेंट वाले विद्यार्थी से मुकाबला कर पाएंगे जो विद्यार्थी पहले से जीएस में आपसे बढ़त लिए हुए है। इसलिए मेरा मानना है कि आपको हिंदी माध्यम के अगर आप विद्यार्थी हैं तो पीसीएस के लिए छोटा ऑप्शनल चुनना चाहिए। अब वो ऑप्शनल कौन है छोटा ऑप्शनल जो 2.5-3 महीने में तैयार हो सकता है? मैं मानता हूं फिलॉसफी ऐसा ही ऑप्शनल है। पीसीएस के लिए फिलॉसफी का अगर आप पेपर देखेंगे तो कुल 100 सवाल हैं, वही 100 सवाल पिछले 7 साल से घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं। दोनों पेपर अगर आप मिला लें तो महत्तम 150 सवाल, कुल 150 सवाल बनते ही हैं। ये 150 सवाल अगर आप तैयार कर लें, प्लस 15, 20, 25 जो और सवाल बन सकते हो, फ्रिंज उनकी समझ पैदा कर लें, स्टैटिक किस्म का सिलेबस है, 3 महीने में तैयार हो गया, और आपने 50-60 मॉडल आंसर लिख के तैयार रख लिया, तो आप ऑप्शनल पेपर से मुक्त हो गए। अब आपको दिमाग लगाने की ऑप्शनल पर ज्यादा जरूरत नहीं। तब जो अतिरिक्त समय आपका बचा, उस अतिरिक्त समय में आप जीएस की तैयारी कर सकेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि फिलॉसफी बदले हुए परिवेश में जब पीसीएस के विद्यार्थियों को आईएएस की तैयारी करने वाले इंजीनियर्स, डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल से मुकाबला करना पड़ेगा, उस दौर में सबसे बेहतरीन विषय है, क्योंकि पीसीएस के लिए इसको महत्तम 3 महीने में तैयार किया जा सकता है, और इसका रिवीजन सिर्फ 7 दिन में, 8 दिन में हो जाता है। 7-8 दिन में मैंने ज्यादा बताया। अब प्लेटो नाम का एक दार्शनिक है, उससे पीसीएस में आज तक केवल 2 ही सवाल पूछा ही गया है। 2 सवाल पूछे जाते हैं। प्लेटो के 2 सवाल आपने तैयार कर लिए। 10 दार्शनिक है कुल पाश्चात्य दर्शन में, उनसे कुल 30 सवाल बनते हैं। 30 सवाल आपने एक बार पढ़ लिया, उसको रिवीजन करने में कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 1.5 दिन। तो 1.5 से 2 दिन में आपने पाश्चात्य दर्शन रिवाइज कर लिया, 2 दिन में भारतीय दर्शन रिवाइज कर लिया, 2 दिन में धर्म दर्शन रिवाइज कर लिया, 2 दिन में समाज राजनीति दर्शन रिवाइज कर लिया। 8-10 दिन में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया। ज्यादा बार रिवीजन करने का समय मिलेगा। 8-8 दिन में अगर रिवाइज हो जाएगा तो उस विषय पर आपकी पकड़ भी ज्यादा मजबूत बनेगी। इसलिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पीसीएस में दर्शन शास्त्र से छोटा सिलेबस और किसी विषय का है ऐसा मुझे नहीं लगता। इसको एक बार 72-80 दिन में तैयार किया जा सकता है, 72-75-80 दिन में तैयार किया जा सकता है, 7-8 दिन में रिवाइज किया जा सकता है। इसका सिलेबस ज्योग्राफी का लगभग 1/4, इतिहास का लगभग 1/3, हिंदी साहित्य का 1/3, इतना सिलेबस है। ये आपको जीएस पढ़ने के लिए बहुत अतिरिक्त समय देगा। ये मेरा दर्शन शास्त्र के समर्थन में पहला तर्क है। दूसरा तर्क सुनिए। मान लीजिए आप इस तर्क से सहमत ना हो तो एक दूसरा तर्क देता हूं। आप अगर पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और केवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 90% संभावना होगी कि आप लखनऊ,
इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, यहां कहीं रह रहे होंगे। केवल पीसीएस की तैयारी करने के लिए आप दिल्ली तो नहीं जाएंगे। और आपने विषय कौन सा चुन लिया ऑप्शनल में? रहते इलाहाबाद में हैं, विषय चुन लिया आपने ज्योग्राफी, इतिहास, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब जरा सोचिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोचिंग पढ़ाने वाला इलाहाबाद वाला शिक्षक, इतिहास पढ़ाने वाला इलाहाबाद का शिक्षक, भूगोल पढ़ाने वाला इलाहाबाद का शिक्षक, और भूगोल का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक जो दिल्ली में इंग्लिश मीडियम में राजेंद्र नगर में पढ़ाता है, इतिहास पढ़ाने वाला सर्वश्रेष्ठ शिक्षक जो दिल्ली में मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में पढ़ाता है। क्या इन दोनों की तुलना है? दिल्ली में इंग्लिश मीडियम में भूगोल, इतिहास, लोक प्रशासन पढ़ाने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता इलाहाबाद में लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास पढ़ाने वाले टीचर्स की गुणवत्ता से बहुत ज्यादा है। आपने विषय लिया इतिहास, वही विषय कौन ले रहा है? दिल्ली में पढ़ने वाला विद्यार्थी। वो दिल्ली में इतिहास तैयार करके आया, भूगोल तैयार करके आया, लोक प्रशासन तैयार करके आया। अब वही परीक्षा में पेपर 1 आया, लोक प्रशासन 2 ने पढ़ा है। एक ने राजेंद्र नगर के बड़े मशहूर टीचर से लोक प्रशासन पढ़ा है अंग्रेजी माध्यम में, इंजीनियर ने, और दूसरा इलाहाबाद में लोक प्रशासन आपने पढ़ा है। दोनों ने पेपर लिखा। जरा सोचिए किसको अंक ज्यादा आए? उस विद्यार्थी को जिसने राजेंद्र नगर से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षक से लोक प्रशासन की तैयारी की। परिणाम क्या होगा? आपकी कॉपी आएगी एग्जामिनर के सामने, दिल्ली में राजेंद्र नगर से कोचिंग करके आए विद्यार्थी की कॉपी आपसे बहुत बेहतर है, प्रेजेंटेशन में भी, कंटेंट में भी, नॉलेज में भी। तो लोक प्रशासन में आपको नंबर उसकी तुलना में कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा? बहुत कम मिलेगा। तो कोई ऐसा विषय मत चुनिए जिसमें गुणवत्ता का दिल्ली और इलाहाबाद या दिल्ली और लखनऊ में इतना अंतर हो कि आप उस विषय की अगर इलाहाबाद और लखनऊ में कोचिंग करेंगे और अगर आप उस विषय की राजेंद्र नगर में इंग्लिश मीडियम में कोचिंग देखेंगे, दोनों में बहुत अंतर हो, तब उस विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनकर आप पीसीएस क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा ऑप्शनल पेपर में 20 नंबर कम मिलेंगे, 25 नंबर कम मिलेंगे। दर्शन शास्त्र इसलिए चुनिए कि दर्शन शास्त्र में अगर आप खास तौर पर हमारे संस्थान से पढ़ने का निर्णय लेते हैं तो गारंटी होगी भारत के किसी शिक्षक से, कहीं भी पढ़ा रहा हो, इंग्लिश माध्यम में चाहे हिंदी माध्यम, गुणवत्ता की तुलना कर लीजिए। सारे लोगों के वीडियोस क्लास के लगभग यूट्यूब पर पड़े हैं, 2-4 वीडियो सबके पड़े हैं। उनका वीडियो उसी टॉपिक पे सुन लीजिए, हम लोगों का सुन लीजिए। गुणवत्ता में 20% का भी अंतर नहीं पाएंगे। हम 25% ज्यादा बेहतर सामग्री दे रहे होंगे, कम नहीं। तो फिलॉसफी अगर आप पढ़ने का निर्णय लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपको जो अलग अलग शिक्षकों की गुणवत्ता में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में बहुत अंतर दिखाई देता है, यहां ऐसा नहीं होगा। हमारे संस्थान में तो हिंदी माध्यम की मेरी कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी बैठते हैं। पिछले साल भी जिन सफल विद्यार्थियों की हमने लिस्ट छापी कि हमारे संस्थान से सफल हुए, आप पाएंगे उसमें मुझसे फिलॉसफी पढ़े हुए इंग्लिश मीडियम के 7-8 विद्यार्थी, जिन्होंने अंग्रेजी में पहले राजेंद्र नगर में कोचिंग की और फिर मेरी हिंदी माध्यम की कक्षाओं में बैठी। अब कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हिंदी मीडियम की कक्षा में बैठे, ऐसा शायद आप दूसरा उदाहरण कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे। तो फिलॉसफी लेने के लिए इसलिए आपको कहूंगा कि हिंदी माध्यम में अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिलॉसफी विषय में जो आपको पढ़ाया जाएगा उसकी गुणवत्ता अंग्रेजी माध्यम के फिलॉसफी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तुलना में ज्यादा बेहतर होगी। कमजोर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो विषय चुनिए जिसमें अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में पढ़ाने वाले शिक्षकों के बीच गुणवत्ता का अंतर ना। मैंने कहा भूगोल, इतिहास, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, ऐसे विषय आप अंग्रेजी माध्यम में अगर राजेंद्र नगर वाले शिक्षक को देखेंगे और हिंदी माध्यम को शिक्षक को देखेंगे तो गुणवत्ता का अंतर है। अब इससे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, कुछ मेरे मित्र शिक्षक होंगे, कहेंगे कि अपनी तारीफ कर रहे हैं, आपने कैसे कह दिया कि हम इतिहास भूगोल के कमजोर शिक्षक हैं।
देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पिछले 8 साल में आप किसी भी शिक्षक जो दावा करता है कि भूगोल का, इतिहास का, लोक प्रशासन का शानदार शिक्षक है, उससे पूछिए कि पिछले 2013 से 2019 तक का 10 आईएएस का सफल रिजल्ट हमको बता दीजिए जिन्होंने आपसे पढ़ा है। अगर आप बेहतरीन शिक्षक हैं, भारत में सबसे बेहतर पढ़ाने का दावा करते हैं, तो 10 लोग तो आपसे पढ़ के कम से कम 7 साल में आईएएस बने होंगे। दिखाइए लिस्ट, किसी विद्यार्थी का टेस्टिमोनियल दिखाइए जिसने आपके लिए लिखा हो। और अगर पिछले 7 साल में आपसे पढ़े हुए 7 लोग भी आईएएस नहीं बने और आप इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र पढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ अंग्रेजी माध्यम में समाजशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षक के कोचिंग से 25 लोग समाजशास्त्र से सफल हुए, पॉलिटिकल साइंस से 20 लोग सफल हुए, भूगोल से 50 लोग सफल हुए, इतिहास से 50 लोग सफल हुए, तो हम कैसे मान लें कि आप देश के बेहतरीन शिक्षक हैं? यही पैमाना मेरे ऊपर लागू कर लीजिए। मुझसे भी पूछिए कि 7 साल में जनाब आपके यहां दर्शन शास्त्र में कितने विद्यार्थी सफल हुए। मैं आपको दिखाऊंगा कि 7 साल में हमारे यहां से 30 से 40 विद्यार्थी सफल हुए दर्शन शास्त्र विषय लेकर। ज्यादा ही हुए होंगे, कम नहीं। हिंदी माध्यम में पढ़ाने वाला कोई भी शिक्षक, ये हमारी खुली चुनौती रहती है, 2013 के बाद से जब चाहे हमारे परिणामों से मुकाबला कर ले, चाहे वो हिंदी साहित्य पढ़ाने वाला शिक्षक हो, चाहे राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाला शिक्षक हो हिंदी मीडियम में, अगर हमसे आधा रिजल्ट भी दिखा देगा वो, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। हाँ, ये बात सही है कि मुझसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों में जिनका हम टेस्टिमोनियल छापते, जिन्होंने मेरे बारे में लिखा है, उसमें हमेशा 60 से 70% स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होते हैं, जो हमारी इंग्लिश हिंदी मीडियम की क्लासेस में आकर बैठते हैं। फिर भी कम से कम 7 साल में मेरे पास 40 रिजल्ट तो हैं जिनका स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है। हिंदी माध्यम में कोई दूसरा टीचर ऐसा नहीं जो 7 रिजल्ट भी दिखा सके। तो फिर श्रेष्ठता का हमारा दावा किसी खोखले आधार पर नहीं खड़ा है, स्वप्रमाणित है। हमने पिछले 7 साल में भी जब हिंदी माध्यम की स्थिति खराब रही है, तब भी दर्शन शास्त्र से 30-40 रिजल्ट दिए हैं। दूसरे किसी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक के पास 7 साल में 15 रिजल्ट भी नहीं। इसलिए मैं मानता हूं कि जो मैंने ये बात कही गुणवत्ता की, इस बात को बहुत सोच समझ के मैंने कहा है। मैं जानता हूं कि जब YouTube पर वीडियो जाता है तो बहुत लोग देखते हैं, और जब लोग देखेंगे तो उस बात की जांच हो सकती है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी पूर्वक मैं ये कह रहा हूं, मुझसे ज्यादा परिणाम हिंदी माध्यम में वैकल्पिक विषय पढ़ाने वाला कोई भी शिक्षक पिछले 7 साल में दिखा दे, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। इसलिए फिलॉसफी में मैं बहुत श्योर हूं कि आप अगर फिलॉसफी लेते हैं तो अंग्रेजी माध्यम के किसी शिक्षक से गुणवत्ता में आपको अंतर नहीं नजर आएगा। इसलिए आपको फिलॉसफी लेना चाहिए, या फिलॉसफी आप ले सकते हैं, एश्योर्ड रह सकते हैं कि अगर आपने अमित कुमार सिंह से फिलॉसफी पढ़ा है और दूसरी तरफ कोई इंजीनियर राजेंद्र नगर से किसी फिलॉसफी के टीचर से फिलॉसफी पढ़ के आ रहा है, तो गुणवत्ता में अमित कुमार सिंह से पढ़ा विद्यार्थी 20 ठहरेगा, 18-19 नहीं ठहरेगा। क्योंकि उस राजेंद्र नगर से पढ़ाने वाले शिक्षक से पढ़ने के बाद भी विद्यार्थी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी माध्यम में अमित कुमार सिंह से कोचिंग लेने आते हैं। मैं ये बात कहते हुए जरा भी अहंकार में नहीं जाना चाहता, मेरी उपलब्धियां हैं उसको बताने का मुझे हक है। ये बात कहते हुए मैं ये बात संप्रेषित कर रहा हूं। इसलिए आपको दर्शन शास्त्र ले लेना चाहिए। तीसरा लाभ दर्शन शास्त्र का, दर्शन शास्त्र आप पढ़ेंगे तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, बहुसंस्कृतिवाद, पंथ निरपेक्षतावाद, गांधी, अंबेडकर, भ्रष्टाचार, लिंग भेद, जाति भेद, ये टॉपिक है। पारिस्थितिकी दर्शन, अब जरा सोचिए, जितने टॉपिक मैंने बोले भ्रष्टाचार समेत, इनसे तो हर साल करीब एक निबंध जरूर आता है। आप इतिहास पढ़ेंगे तो हर साल एक निबंध नहीं मिलेगा, लेकिन दर्शन शास्त्र से आपको हर साल एक निबंध मिलेगा, आईएएस में भी और पीसीएस में भी।
हर साल एक निबंध मिलेगा, लोकतंत्र से, न्याय से, स्वतंत्रता से, समानता से, बहुसंस्कृतिवाद से, भ्रष्टाचार से, लिंग से। अरे स्त्री स्त्री पर अकेले हर तीसरे साल निबंध आता है। अब स्त्री की बात आप भूगोल में तो नहीं पढ़ेंगे, इतिहास में स्त्री की दशा पर इतिहास पढ़ सकते हैं, तर्क थोड़े पढ़ सकते हैं। फिलॉसफी में इस लिहाज से आपको निबंध में बहुत एडवांटेज मिलेगी। जीएस में आ जाइए, आप 2013 से 2019 का जीएस का फर्स्ट पेपर देखिएगा। पंथ निरपेक्षता पर सवाल आया है, भारतीय और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में अंतर। स्त्री पर 5 सवाल आए हैं, देखिएगा, पूछा गया है। सवाल जो उसमें है, पूछा गया कि पितृसत्ता ने कामकाजी स्त्रियों की स्थिति पर क्या प्रभाव डाला है। इसको हम लोग पढ़ाते हैं फिलॉसफी में। पूछा गया है कि कास्ट एसर्शन से कास्ट एलिमिनेशन कैसे होगा। यह मैं जाति में पढ़ाता हूं। गांधी अंबेडकर की डिबेट हम 5 दिन पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट पेपर में भी हर साल सोसाइटी में जो सवाल पूछा जाता है उसमें 20 नंबर का करीब सवाल आपको, कोई साल ऐसा नहीं हुआ जिस साल फिलॉसफी पढ़ने से ना मिले। निबंध में इसका लाभ है, फर्स्ट पेपर में सोसाइटी में इसका लाभ है, सोशल इश्यूज में इसका लाभ है, और एथिक्स में इससे ज्यादा लाभ किसी और विषय का नहीं है। जहां आपको भारत और पश्चिम के विचारक पढ़ने हैं, जहां आपको आर्ग्यूमेंट गढ़ने क्या सही और क्या गलत है, फिलॉसफी इसी विषय का नाम ही है। आपको सिखाता ही है कि सही और गलत, वैध और अवैध की पहचान कैसे की जाती है। अरे भाई, बुद्ध आए, उन्होंने कहा मेरी बात सही, शंकराचार्य ने कहा मेरी बात सही, तो है क्या? दोनों जब बात कह रहे हैं अपनी बात सही, तो कैसे कहते हैं? पहले पिछली वाली बात का खंडन करते, फिर अपनी बात स्थापित करते। तो जब ऐसा कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? तर्क की प्रक्रिया में जाते हैं। इसी तर्क की प्रक्रिया को आपको एथिक्स में अप्लाई करना होता है। जहां केस स्टडी आपसे पूछी जाएगी तो आपको दिखाना होता है कि ये बात ज्यादा सही है या ये बात सही है। विकल्प दिए जाते हैं केस स्टडी में कि 4 विकल्प हैं, इनकी एनालिसिस करके बताइए कि कौन सा विकल्प, उसमें क्या लाभ और क्या हानि है, कौन से उसके तर्क वैध है या अवैध। अगर आप सामान्य तरीके से भी जानना चाहेंगे तो आपने सुना ही होगा कि पूरी दुनिया में एथिक्स दर्शन शास्त्र के ही एक पेपर के तौर पर पढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एथिक्स का पूरा सिलेबस दर्शन शास्त्र वाला है, लेकिन एथिक्स का पूरा टेम्परामेंट, एथिक्स में जो आप सामाजिक राजनीतिक दर्शन पढ़ेंगे, वो जो आप पढ़ेंगे वो एथिक्स में सीधे अप्लाई होगा। मतलब फिलॉसफी में जो आप सामाजिक राजनीतिक दर्शन जो पढ़ेंगे, वो पूरा टेम्परामेंट एथिक्स में इस्तेमाल होता है। इसलिए एथिक्स के पेपर में इसका सीधा सीधा लाभ है। इसका अगला लाभ इंटरव्यू में है। फिलॉसफी जितना आपको तार्किक बनाएगा, जितना अमूर्त चिंतन की क्षमता आप में विकसित करेगा, जो चीजें दिखती नहीं है उनमें तर्क गढ़ने की जो क्षमता आप में विकसित करेगा। हर साल आईएएस में एक अमूर्त निबंध आता है, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। जैसे महिमा की राहें मृत्यु तक ले जाती है, शब्द दुधारी तलवार है, इस पर 2-4 लाइन नहीं लिखनी, 7-8 पेज लिखना है। महिमा की राहें मृत्यु तक ले जाती है निबंध है, इस पर 7-8 पेज कैसे लिखेंगे? हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। एक निबंध होता है ऐसा कि अगले 50 वर्ष की स्त्री किन प्रतिमानों को हासिल करेगी, या 50 वर्ष बाद स्त्री सशक्तिकरण के किस पायदान पर होगी। ये मूर्त किस्म की बात है। भारत के समाज में कमियां क्या है, मूर्त किस्म की बात है। लेकिन हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है, ये मूर्त बात नहीं। महिमा की राहें मृत्यु तक ले जाती है, मूर्त बात नहीं। ऐसी अमूर्त चीजों को समझने की फिलॉसफी आपको ज्यादा क्षमता देगा। इसलिए फिलॉसफी लेने से आपकी चिंतन की, तार्किकता की क्षमता बढ़ेगी। अमूर्त चिंतन को समझने की, अमूर्त बातों को समझने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए फिलॉसफी आपके लिए मददगार होगा। तो 3 प्रमुख तर्क मैंने बताए। एक, सबसे छोटा सिलेबस, कम समय में तैयार होता है, रिवीजन में कम समय लगता है। इसलिए जब आप परीक्षा में जाएंगे, जब आपको 3 महीने 2 महीने की तैयारी का टाइम मिलता है, उसमें 10 दिन में अगर आप 12 दिन में फिलॉसफी रिवाइज कर लेंगे तो बाकी समय आप जीएस पर लगा पाएंगे। पहला तर्क ये है। दूसरा तर्क मैंने बताया कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में जो शिक्षकों की गुणवत्ता का अंतर होगा, वो अंतर नहीं बनेगा। आपको उल्टा हिंदी माध्यम में पढ़ने पर उस गुणवत्ता की दर्शन शास्त्र की पढ़ाई को करने का अवसर मिलेगा जिस गुणवत्ता की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में फिलॉसफी पढ़ने के बाद आते हैं, हिंदी माध्यम में पढ़ने के लिए आते हैं। और तीसरा तर्क मैंने बताया कि फिलॉसफी पढ़ने से आपकी अमूर्त चिंतन की क्षमता, तार्किकता की क्षमता, निबंध लिखने की क्षमता, एथिक्स की क्षमता,
सामाजिक मुद्दों की समझ, ये सब बढ़ जाएगी। आप इंटरव्यू अच्छा दे पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू देने में क्या होता है, या तो आपकी रुचि हॉबी है, या आपसे जनरली सिचुएशनल सवाल पूछे जाते हैं, या फिर न्याय, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, इन्हीं की डिबेट से कोई सवाल होगा। आपकी राय पर सवाल पूछे जाएंगे। राय बनाएंगे कहां से आप, जब आप इस डिस्कोर्स से परिचित होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि फिलॉसफी इंटरव्यू में मदद करता है। देखिए, ये सब बात जो मैंने कही कि इसमें मदद करता है, उसमें मदद करता है, ये बात मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। सबसे महत्वपूर्ण बातें मानता हूं मैं, किसी एक विद्यार्थी के भीतर अगर तार्किकता की क्षमता विकसित कर दी जाए, उसके सोचने समझने का दायरा बढ़ा दिया जाए, चिंतन को परिष्कृत कर दिया जाए, विश्लेषण की एबिलिटी बेहतर कर दी जाए, तो उसके इस परीक्षा में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा लाभ फिलॉसफी का यही है। फिलॉसफी आपको विश्लेषण करना सिखाएगा, फिलॉसफी आपको वैध अवैध की समझ देगा, फिलॉसफी आपको दुनिया भर की सारी डिबेट से परिचित करवाएगा। जैसे मान लीजिए समानता पढ़ेंगे तो समाजवादी समानता क्या है, उदारवादी समानता क्या है, पूंजीवादी समानता क्या है, समानता के दुनिया में कितने मॉडल हैं, चीन वाली समानता के मॉडल में क्या कमी है, रूस वाले समानता के मॉडल में क्या कमी है, उदारवादी बाजारवादी राज्यों की समानता के मॉडल में क्या कमी। आप सबकी कमियां अच्छाइयां समझते होंगे, तो आप समझ पाएंगे कि दुनिया में समानता की किस मॉडल को किस देश ने कहां और क्यों चूज किया, किस लोकतंत्र के मॉडल को अमेरिका ने चुना, किसको हमने चुना, न्याय की अवधारणाएं कितनी है, दुनिया में अलग अलग देशों के संविधान अलग क्यों हैं, क्योंकि उनकी न्याय की अवधारणा अलग अलग है। ये सब बात जब आप समझ पाते हैं तो आपको पर्दे के पीछे की पूरी तस्वीर दिखनी शुरू हो जाती है, जिससे आपकी विश्लेषण की क्षमता बढ़ती है। इसलिए मेरा मानना है फिलॉसफी का मूल लाभ, ये फर्स्ट पेपर, निबंध, एथिक्स में लाभ देगा, ये तो एक लाभ है ही है। सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपकी सोचने की क्षमता, विश्लेषण की क्षमता को विस्तृत कर देगा। इसलिए फिलॉसफी विषय आपको चुनना चाहिए। चौथा लाभ जो इसका है, सब्जेक्ट बहुत डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक किस्म का है। इसमें डेटा वेटा नहीं जुटाना पड़ता कि पब्लिक एडमिशन की तरह आपको हर बार रिपोर्ट पढ़नी पड़ रही है IIPA की। स्टैटिक किस्म का है, और इसमें जो डायनेमिज्म है भी, वो सब आप GS में पढ़ते रहते हैं। जैसे पंथ निरपेक्षता पर कोई आर्टिकल आया किसी का, आपने हिंदू में पढ़ा, तो आप उससे कुछ बात ले लेंगे। तो इसमें जो डाटा नहीं जुटाना है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा, प्लेटो की फिलॉसफी में कुछ बदलाव नहीं, शंकराचार्य में कुछ बदलाव नहीं, इससे विषय को एक बार तैयार कर लेने पर इसका 90% हिस्सा चूंकि स्टैटिक है, इसलिए आपको बार बार उसमें अपडेशन की जरूरत नहीं होती। इस कारण विषय एक बार तैयार हो जाने पर आप पढ़ने वाले समय को कम करके लिखने वाला हुनर ज्यादा सीख पाते हैं। दो तरह के विषय हैं, एक विषय हो जिसको पढ़ने में ही 12 महीना लग जा रहा है, अब 12 महीने पढ़ने में लग गया तो आंसर राइटिंग कब सीखेंगे। दूसरा विषय वो 3 महीने में समाप्त हो गया, 15 दिन में रिवाइज कर दिया, 3.5 महीने 4 महीने में जब आपने समाप्त कर लिया, तो अब बचा हुआ समय आप क्या कर सकेंगे, आंसर राइटिंग में लगा सकेंगे। और आंसर राइटिंग बेहतर कर लिया आपने, क्योंकि आपका आंसर ही तो चेक होगा मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में ना तो आप जाएंगे एग्जामिनर के पास खड़े होकर समझाने की आपको कितना आता है, ना मैं जाऊंगा, ना आपकी कोचिंग जाएगी, ना आपका नोट्स जाएगा। आपने अपने स्क्रिप्ट कॉपी में जो लिखा वही जाएगा, और तब बेहतर होगा जब आपने लिखने का खूब अभ्यास किया है। और लिखने का खूब अभ्यास आप तभी कर पाएंगे जब आपने उस विषय का चयन किया जो पढ़ाई में जल्दी खत्म हो जाता है, जिससे लिखाई के लिए आपको अतिरिक्त समय मिलता है। इन लाभों के कारण अगर आप PCS के लिए दर्शन शास्त्र चुनना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह बहुत बेहतर विकल्प होगा। उतना ही बड़ा है ये जितना डिफेंस हुआ करता था। 3-3.5 महीने डिफेंस की कोचिंग भी चलती थी, और 3 ही महीने में फिलॉसफी भी खत्म हो जा रहा है। तो रक्षा अध्ययन और फिलॉसफी के कोचिंग के ड्यूरेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। रक्षा अध्ययन तो फिर भी ज्यादा डायनेमिक था, IR से जुड़ा था, बाकी चीजों से जुड़ा था, यहां तो उतना डायनेमिज्म भी नहीं है। ये बात अगर आपको ठीक लगती है, इन तर्कों से आप सहमत हैं, तो आप फिलॉसफी PCS के लिए चुन सकते हैं। IAS के लिए मेरा मानना है कि फिलॉसफी वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक है। PCS में मैं इसको बेस्ट सब्जेक्ट मानता हूं, सबसे बेहतर सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं जब बहुत गंभीरता से भी सोचता हूं तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा लाभ कोई और विषय दे सकता है। लेकिन IAS में मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, मैं कहूंगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक है।
आईएएस के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो इतिहास, दर्शन शास्त्र, हिंदी साहित्य, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, ये सब अच्छे विषय हैं। इनमें से आप किसी का चयन करेंगे, सबके कुछ ना कुछ लाभ हैं, सारे विषय अच्छे हैं। वहां भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अगर आप हैं तो वो एक दो तर्क मेरे वैध बने रहेंगे, जहां मैंने कहा था कि वो विषय लीजिए जिसको पढ़ने में कम समय लगे, जिससे लिखने में ज्यादा समय आप लगा सकें, और वो विषय लीजिए जो आपको अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा जीएस की तैयारी का समय दे। वो तर्क यहां भी वैध होंगे। एक मामले में फिलॉसफी आईएएस में हिंदी साहित्य से थोड़ा कमतर बनता है, और वो तर्क है केवल इस बात का कि पिछले 3 वर्षों से ये अंतर आ रहा है। पिछले 3 वर्षों से हिंदी साहित्य में किसी न किसी विद्यार्थी को 300 से ऊपर अंक आ रहे हैं, जबकि फिलॉसफी में हिंदी माध्यम में 298 अंक पिछले वर्ष का मतलब पिछला रिजल्ट है उससे पिछले वाले साल कांता जहांगीर को आए थे जो हिंदी माध्यम से लिख रही थी। 298, 300 का बैरियर किसी ने ब्रीच नहीं किया। हालांकि मैं मानता हूं कि 304-5 और 298 में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हिंदी साहित्य पढ़ने में 6 महीना लगता हो, अब फिर उसको रिवाइज करने में 1.5 महीना लगता हो, अब फिलॉसफी पढ़ने में 3-3.5 महीना या 4 महीना और रिवाइज करने में 15 दिन, तो 2 महीना आपका बच जाए, तो 7 नंबर के लिए आपको नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हिंदी साहित्य की तुलना में फिलॉसफी, एथिक्स वगैरह में ज्यादा बेनिफिट देता है। लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा इसके बावजूद कि 300 के बैरियर को अगर आप बेंचमार्क मानते हैं, साइकोलॉजिकली मानते हैं, तो हिंदी साहित्य के किसी न किसी विद्यार्थी ने उसको ब्रीच किया है। लेकिन मैं एक बात और आपको बताता चलूं, ये आंकड़ा बहुत सही भी नहीं जब हिंदी साहित्य से फिलॉसफी की तुलना की जाती है। क्यों? आज हिंदी माध्यम के जितने विद्यार्थी आईएएस का मेंस लिखते हैं, वो हिंदी साहित्य की एक बड़ी कोचिंग के प्रचार के कारण, उनमें से लगभग मेंस लिखने वाले विद्यार्थियों में से लगभग 70% विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य विकल्प है, वही वैकल्पिक विषय उन्होंने चुना है। बाकी 25-30% में सारे विषय हैं। मतलब हिंदी माध्यम से अगर मान लीजिए 100 विद्यार्थी आईएएस का मेंस लिखते हैं तो 70 लोग हिंदी साहित्य वाले होंगे, 30 लोगों में 10 इतिहास वाले, 7 भूगोल वाले, 3-4 दर्शन शास्त्र वाले, ऐसे होंगे। अब इस आंकड़े से अगर आप देखेंगे तो 300 अंक पाने वाले 2-3 लोग तो आपको दिखा दिए जाते हैं हिंदी साहित्य में, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि जिन 70 लोगों ने हिंदी साहित्य के साथ मुख्य परीक्षा में भाग लिया, उनमें 60 को 250 नंबर से भी नीचे आए, और जबकि जिन 5 विद्यार्थियों ने दर्शन शास्त्र विषय के साथ मुख्य परीक्षा में भाग लिया, उनमें लगभग सबको 270 के आसपास नंबर आए। तो चूंकि एवरेज या रेंज नहीं बताया जाता हिंदी साहित्य के टीचर क्या करेंगे, कोचिंग क्या करेंगे, 2-3 रिजल्ट निकाल लेते हैं। यह नहीं बताते कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में से कितने लोगों का हिंदी साहित्य विषय है, और उन लोगों में कितने लोग परीक्षा में जो शामिल हुए उनमें किसको 250 के ऊपर नंबर कितने लोगों को आया, 270 के ऊपर नंबर कितने लोगों को आया, और फिर 300 के ऊपर नंबर कितने लोगों को आया। अगर ऐसा वो दिखाएं तो आप पाएंगे 50 लोग, करीब 70 लोग अगर भाग ले रहे हैं 100 में हिंदी साहित्य के साथ, 50 लोग 250 के नीचे, 20 लोगों में 4-5 होंगे जो 250 से 260 के बीच में होंगे, 4-5 होंगे जो 270 से 280 के बीच में होंगे, 2-3 होंगे जो 290 के ऊपर होंगे, और 2 लोग होंगे जो 300 के ऊपर होंगे। तब ये रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। एक ही विषय जब ज्यादातर लोग बैठ ही रहे हैं तो उसी से तो किसी न किसी के ज्यादा अंक पाने की संभावना भी आएगी। ज्यादा अच्छे बच्चे भी, एक कोचिंग का प्रचार बहुत हो गया, ज्यादा अच्छे बच्चे भी वही भाग गए, ज्यादा अच्छे बच्चे भाग गए तो उन्हीं में से किसी के अंक पाने की संभावना ज्यादा होगी। जब फिलॉसफी में 8-10 लोग दे ही रहे परीक्षा, 100 में से 8-10 लोग, 7 लोग, 6 लोग फिलॉसफी विषय के साथ दे ही रहे हैं, तो रेंज ही इतना छोटा है, डोमेन इतना छोटा है, उसका भाग लेने वाले लोगों का नंबर इतना छोटा है कि उसमें आपको देखना पड़ेगा कि 5 लोग भाग ले रहे हैं और उसमें से 2 लोग हैं जिनको 250 के नीचे नंबर आया और बाकी सब हैं जिनको
250 के ऊपर नंबर आया, 270 के ऊपर नंबर आया। तब इस तरीके से अगर आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे फिलॉसफी हिंदी साहित्य से बेहतर है, क्योंकि इसको लेने वाले लोगों का रेंज बहुत, 2-3 विद्यार्थी होते हैं जो 250 के नीचे जाते हैं, बाकी सब उसके ऊपर रहते हैं। तो ये तर्क भी अगर आप देखेंगे तो आईएएस में ये वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट में से है। यद्यपि आईएएस में हिंदी साहित्य से, दर्शन शास्त्र से, इतिहास से, इन विषयों से लोग सफल होते हैं, इसलिए इन विषयों को सबको मैं फिलॉसफी के इक्विवेलेंट रखते हुए बराबर का मानता हूं। वहां मैंने कहा कि आईएएस के लिए 2 तर्क मैंने दिए कि क्यों इतिहास भूगोल के साथ आप इसको अगर कंपेयर करें तो क्यों वरीयता देंगे, उसके लिए 2 तर्क मैंने दिए। सिलेबस छोटा है, आपको जीएस पढ़ने का ज़्यादा समय मिलेगा, डायनेमिक नहीं है, ज़्यादा डायनेमिक नहीं है, इसलिए इसमें आपको बहुत अपडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो बात है, इन सब बात को कहने के बाद मैं ये जरूर कहूँगा कि 2-3 आधारों पर विषय का चयन मत कीजिएगा अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। एक, अमुक विषय बहुत सरल है, अमुक विषय बहुत रुचिकर है, ये आधार ठीक नहीं है। ध्यान रखिए, जो विषय आपको सरल लग रहा हो बहुत लोगों को सरल लगेगी, और जो चीज सबको सरल लगेगी उसमें आप दूसरे से आगे कैसे जाएंगे। एक आदमी पढ़ रहा मुश्किल विषय थोड़ा, दूसरा पढ़ रहा सरल। जो मुश्किल पढ़ रहा है उसकी क्षमता बढ़ रही है समझने की, जो सरल पढ़ रहा है सबके लिए सरल है, जो आपको समझ में आ रहा है उसको भी समझ में आ रहा है, जो आप लिख रहे हैं वही वो भी लिख रहा है। तो इस एग्जाम को पास तो करना नहीं, ये बीए का एग्जाम तो है नहीं कि एक कक्षा में 60 लोग हैं, 60 के 60 पास हो गए। कंपटीशन है, इसमें 60 लोग बैठेंगे तो 55 को जब आप बाहर करेंगे तब आप अंदर आएंगे, यहां सब पास नहीं हो। इसलिए सरल होने पर समझिएगा। जैसे आप प्रीलिम्स का परीक्षा ले लीजिए, अगर प्रीलिम्स में 100 में से आईएएस के पेपर में 25 सवाल बहुत सरल है तो 25 सरल सबके लिए सरल है, सब कर लेंगे, उससे आप प्रीलिम्स की परीक्षा क्रैक नहीं करेंगे। आप प्रीलिम्स की परीक्षा तब क्रैक कर पाएंगे जब 25 के ऊपर जो मुश्किल सवाल है उसको आप कैसे करते हैं। तो आईएएस में समझिएगा, आपका मुकाबला इंजीनियर्स डॉक्टर से है जो मुश्किल समझ लेते हैं, अब आप पढ़ सब कुछ सरल रहे, मुश्किल समझ की क्षमता अपनी बढ़ा ही नहीं रहे और आप चाहते हैं कि आप आईएएस भी बन जाए, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए कोई अगर कहे कि इस विषय में थोड़ी कठिनाई होगी, थोड़ा मुश्किल होगा, इससे मत भागिए। देखिए, कोई भी चीज कॉन्सेप्चुअल अगर है तो उस कॉन्सेप्ट को सीखा जा सकता है, बस थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है। हर सरल चीज आकर्षक नहीं है, जैसे कहते हैं ना हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे हर सरल चीज आपके लिए लाभदायक नहीं। इस तर्क के आधार विषय मत चुनिएगा। शिक्षक ने पढ़ाया विषय बड़ा सरल लगा, आईएएस में सरल सवाल किसी विषय में नहीं पूछे जाते, और सरल सवाल समझ लेने मात्र से आप किसी पेपर को 100% पूरा नहीं कर सकते। चाहे भूगोल का पेपर हो, चाहे इतिहास का पेपर हो, उसमें 60% सवाल सरल आएगा, 40 तो मुश्किल आएगा। उस 40 को कैसे समझेंगे आप? इसलिए सरलता को कोचिंग का पैमाना मत बनाइए, विषय चुनने का पैमाना मत बनाइएगा। हर विषय में कुछ हिस्सा सरल है, कुछ जटिल है। इतिहास में भी है, हिंदी साहित्य में भी है, ज्योग्राफी में भी है, फिलॉसफी में भी है, सब में है। नंबर दूसरा, रुचि का आधार मत बनाइएगा। कुछ लोग कहते हैं रुचि के अनुसार विषय चयन करना चाहिए। आपको कैसे पता कि आपकी रुचि किसमें है? अरे भाई, जब आप लोकतंत्र पढ़ेंगे, जब उसकी डिबेट सुनेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी फिलॉसफी में रुचि है ही नहीं। रुचि पता करने का आप तर्क मानेंगे तो पहले आप 10 विषय पढ़िए, समाजशास्त्र भी पढ़िए, दर्शन शास्त्र भी पढ़िए, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन पढ़िए, इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, और तब फिर तुलना करके बताइए कि हमारी रुचि इसमें ज्यादा है। इतना विषय आप पढ़ेंगे क्या? अरे, आप अगर कोचिंग करके विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव यही है कि आप उस टीचर को चुनिए जिस टीचर का पिछले 5 वर्षों में कुछ लोगों को आईएएस बनाने का ट्रैक रिकॉर्ड हो। कोई टीचर बहुत सरल पढ़ाता हो, बहुत रुचिकर पढ़ाता हो, आपको भी विषय रुचिकर लग रहा हो, 500 लोग उसकी कक्षा में बैठते भी हो, अब फिर भी उसकी कक्षा से आज तक कोई आईएएस नहीं बना, तो आप क्यों जाना चाहते हो शिक्षक के पास? जब वो सरल पढ़ा के, रुचिकर पढ़ा के किसी को आईएएस नहीं बना पाया तो आप ही को बना देगा क्या? इसलिए तब तो आप ये समझिए कि 500 विद्यार्थी पढ़ा के भी जब किसी को आईएएस नहीं बना पाए तो हमको कभी नहीं बना पाएंगे। एक एक बैच में 500 स्टूडेंट पढ़ाते फिर भी नहीं बना पाए किसी को।
तब ये समझिएगा कि मुझे उस शिक्षक को चुनना है जिसमें विद्यार्थी भले 50 पढ़ते हों, लेकिन हर साल 50-100 विद्यार्थी पढ़ने के बावजूद 1-2 लोग आईएएस बनते हैं। अपने से पढ़ना हो तो कोई विषय चुन लीजिए, शिक्षक से पढ़ना हो तो शिक्षक के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर चुनिए। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो आप फिलॉसफी के आधार पर अगर चुनना चाहते हैं तो मैंने ट्रैक रिकॉर्ड भी बता दिया, आपको विषय के लाभ भी बता दिए। अब निर्णय आपके हाथ में है कि आप कौन सा विषय चुनना चाहेंगे। पीसीएस के लिए फिलॉसफी सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मानता हूं मैं, और आईएएस के लिए वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट मानता हूं। आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। नमस्कार।